हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 11th में आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कोशिका, उसकी संरचना और उसके प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ और सेल के बारे में जानेंगे। बच्चों, कोशिका संरचना एवं प्रकार आपका चैप्टर नंबर 8 है क्लास 11th में, जिसमें आप कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिका की खोज के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कि रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी, सबसे पहले 1665 में की थी। मधुमक्खी के छत्तों के जैसी संरचना थी, उसमें उन्होंने खोज की। कॉर्क के सेल में उन्होंने खोज की थी। अब ये कहानी आप छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये कहानी बिल्कुल जबान पे रटी हुई होनी चाहिए कि एक्चुअल में कोशिका की खोज कैसे हुई थी। जीव विज्ञान को अगर आप समझने की कोशिश करें बच्चों, तो आपको लगेगा कि इसमें ज्यादातर क्या पढ़ रहे हैं हम उन चीजों को ज्यादातर पढ़ रहे हैं जो पहले से वैज्ञानिक खोज चुके हैं। कोशिका क्या होती है, आप सभी को पता है कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं और उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और वो सभी प्रकार की जीवन से जुड़े हुए फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। एक कोशिका से छोटा ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर जीवन का निर्माण हो सकता है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और खोज कोशिका की जो की गई थी, वो किसने की थी? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। हम मृत कोशिका की बात करें तो उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। जब कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, तो तब तक बहुत एडवांस हो चुका था, सब कुछ साइंस एडवांस हो चुकी थी, अलग अलग माइक्रोस्कोप्स का इन्वेंशन हो चुका था, और तब तक न्यूक्लियस की खोज की जा चुकी थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी केंद्रक की खोज की थी, और उसके बाद उससे रिलेटेड और भी अलग अलग कोशिकांगों की खोज धीरे धीरे होने लगी थी। सेल थ्योरी आई, कोशिका का सिद्धांत आया। कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है? 1838 में नैथिया स्लाइडेन ने ये देखा कि जो सेल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से मिलकर के जो ऊतक बने हुए हैं, उनसे प्लांट्स जो हैं वो बने हुए हैं। अगले साल यानी थियोडोर श्वान ने 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल की स्टडी करी और उन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के एनिमल्स बने हुए हैं, और ये जो सेल्स हैं इनमें थिन आउटर लेयर है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक और चीज बताई कि जो प्लांट टिश्यूज में जो सेल्स पाई जा रही हैं उन पर सेल वॉल प्रेजेंट है, जो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का, और ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। तो इसके आधार पे श्वान ने प्रपोज किया, क्या हाइपोथेसिस ये दिया कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। अब स्लाइडेन और श्वान ने दोनों ने एक साथ मिल करके कोशिका सिद्धांत दिया, लेकिन ये थ्योरी जो थी वो ये बताने में असफल रही कि कैसे नई कोशिकाएं जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। अगर हम एक कोशिका के ओवरव्यू की बात करें, द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। जो अनियन सेल होती है क्या है? एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल जो है उस पर डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के जस्ट बाद होती है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. और उसके अंदर एक dense membrane bound structure होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जो है उसके अंदर बहुत सारे
क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। और ये आनुवंशिक पदार्थ जो है वो एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए उत्तरदायी होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, तो अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में देखा गया कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ था, जिसे हम कह रहे थे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वही एक सेल का वॉल्यूम फिक्स कर रहा था और साइटोप्लाज्म जो है वो मेन अरेना था, यानी सेलुलर एक्टिविटीज जितनी भी हो रही थी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी। और ये साइटोप्लाज्म सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, न्यूक्लियस की यदि हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो थी उसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, जिन्हें हम कोशिकांग कह रहे थे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, लाइसोसोम्स था, माइटोकॉन्ड्रिया था, माइक्रोबॉडीज था और वैक्यूल्स थे। यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो थे वो एब्सेंट थे, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं थे। राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑल्सो। सेल के अंदर राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता, दो और ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। ये कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का राइबोसोम्स होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स जो हैं वो एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल उनके पास होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, और इसका सेल विभाजन यानी कोशिका विभाजन में इसका योगदान होता है। अलग अलग प्रकार की सेल्स आप देख रहे हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि क्यों। अब इसमें क्वेश्चंस सभी बच्चे नोट कर लेंगे, क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए हैं, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं होता, व्हाइट ब्लड सेल्स का आकार अनियमित क्यों होता है, नर्व सेल्स ब्रांच्ड क्यों होती है, लॉन्ग और नैरो क्यों होती है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, मेसोफिल सेल्स इस तरीके की क्यों दिखाई पड़ती है ना। ये सब क्वेश्चंस जो है जो आप जब आपने अलग अलग सेल्स के बारे में पढ़ा तो हमने ये भी पढ़ा। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत तेजी से रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स उतना तेज मल्टीप्लाई नहीं करते कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, कोशिका विभाजन पूर्ण रूप से होना होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, क्विक विभाजन हो जाते हैं, जल्दी जल्दी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाने वाली कोशिकाओं में बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है। अब माइकोप्लाज्मा में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा होती है। बैक्टीरिया बेसिकली इनके 4 बेसिक शेप्स देखे गए हैं, बैसिलस, कोकस, आपका विब्रियो और स्पाइरलम यानी स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, सभी प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके पास सेल वॉल की सराउंडिंग होती है और सेल मेम्ब्रेन। माइकोप्लाज्मा इसमें अपवाद है, फ्लूइड मैट्रिक्स जो है सेल में फिल्ड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है और उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसे हम इसलिए न्यूक्लियस कहते ही नहीं, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किस में पाई जाती है, यूकैरियोट्स में पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोट्स में जैसे अलग अलग ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं ऐसे प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कुछ यूनिक होता है, क्या, इंक्लूजन्स के रूप में। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन का जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, प्रोकैरियोट्स का है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या ये क्या है,
जो मीसोसोम होते हैं ये प्रोकैरियोट्स का यूनिक कैरेक्टर है, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन इसेंशियली इनकी इनफोल्डिंग्स होती है ना। ये आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम। तो ये अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाने की बात की जाए तो उसमें आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कवरिंग है, कवरिंग 3 परतों की बनी हुई है। बाहर वाली परत को हम कैप्सूल कहते हैं, जो रिजिड होती है, दृढ़ होती है। इसको अगर ये लूज शीथ में है तो इसे हम स्लाइम लेयर कह सकते हैं। बीच में पाई जाती है सेल वॉल और अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है, उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बिखरा हुआ अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसके अंदर इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब बच्चों, इसके बाद आपको सेल एनवेलप और इसके मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हैं वो देखना है। सेल एनवेलप जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, पर्टिकुलरली हम बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे तो उसमें केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप पाया जाता है ना। अब सेल एनवेलप 3 लेयर्ड, मैंने आपको अभी बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाया तो उसमें मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई, है ना। उसके बीच में पाया जाता है सेल वॉल और सबसे अंदर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मिल करके दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में सेल एनवेलप्स के आधार पर, है ना। किस तरह से उनका जो सेल एनवेलप है वो रिस्पॉन्ड करता है स्टेनिंग प्रोसेस के लिए ग्राम बेस पे, उसके आधार पे 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जो ग्राम स्टेन में रंजित नहीं होते या कलर्ड नहीं होते, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ग्राम स्टेन को, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो डिफरेंस है वो मैं पीछे के सेशंस में आपको करवा चुकी हूँ। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कंपोजिशन में डिफर करता है ना, थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की अलग अलग होती है। अगर ये लूज शीट के रूप में है तो ये क्या कहलाती है, ये फिर स्लाइम लेयर कहलाती है। और अगर ये किस में है, अगर ये लूज शीट के रूप में है तो ये, अगर ये लूज शीट के रूप में है तो ये क्या कहलाती है, ये स्लाइम लेयर कहलाती है ना। और अगर ये थिक और टफ है तो क्या कहलाती है, अगर ये थिक और टफ है तो ये कहलाती है कैप्सूल। अगर ये थिक और टफ है तो ये कैप्सूल कहलाती है। उसके अलावा सेल वॉल जो है उसकी सेल का शेप डिटरमाइन करती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम भी कौन करती है, सेल वॉल करती है। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मीसोसोम कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस के कारण बनते हैं कोशिका के अंदर। ये एक्सटेंशंस जो है अलग अलग रूपों में हो सकते हैं, जैसे ये वेसाइकल्स के रूप में हो सकते हैं, या आपका ट्यूब्यूल्स के रूप में हो सकते हैं, या आपका लैमेली के रूप में हो सकते हैं। ठीक है। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, और डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं कोशिका के अंदर। 2 यूनिट्स होती हैं राइबोसोम्स में, जिनको हम, वो साइज में 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की जो लोकेशन है वो राइबोसोम्स पर के कारण ही होती है। अलग अलग राइबोसोम्स वो अटैच हो सकते हैं, अगर मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो सकते हैं और एक चेन का निर्माण करते हैं जिसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, रिजर्व मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है वो इंक्लूजन बॉडीज के अंदर ही स्टोर होता है, और ये बाउंड नहीं होते हैं किसी तरीके के मेम्ब्रेन सिस्टम से, और फ्रीली साइटोप्लाज्म में ये
घूमते रहते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल में फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं, ये साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं। ये सब बच्चे नोट कर लेंगे जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइबोसोम्स के अंदर ये पॉलीसोम के रूप में होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज में रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के रूप में, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के रूप में और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स जो हैं ये भी ब्लू, ग्रीन और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, है ना। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर आपका 70S टाइप का कंप्लीट राइबोसोम है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो डिफरेंस है, मैंने आपको कल ये डायग्राम दिखाया था और आपको ये बताया था कि इस डायग्राम को देख करके आपको अपनी तरफ से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर है वो आप अपनी तरफ से 4-5 पॉइंट लिख सकें। तो आई होप कि सभी बच्चों ने 4-5 पॉइंट्स कम से कम लिख लिए होंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, राइबोसोम्स दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कॉमन नहीं हैं, यानी कि सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में पाई जा रही है पर यूकैरियोट्स में आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में सेल वॉल भी पाई जाती है। जैसे हम प्लांट सेल की बात कर लेंगे यदि, तो उसमें वो यूकैरियोट्स हैं लेकिन उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है ना। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो हम ये नहीं कह सकते कि सेल वॉल जो है वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यूकैरियोट्स में सभी के सभी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, सभी वेल डेवलप्ड हैं और सभी वेल सेटल्ड हैं, मतलब उनकी सही जगह पे, जैसे आपको इसमें न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है यूकैरियोट में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है आपका, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, यानी बहुत ज्यादा एडवांस सेल है ये। और प्रोकैरियोट जो है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग में कैप्सूल प्रेजेंट है, फ्लैजेलम प्रेजेंट है। जो अनुवांशिक पदार्थ है वो किसी भी केंद्रक के अंदर घिरा हुआ नहीं है बल्कि नेकेड अवस्था में आपको दिखाई पड़ रहा है, और अनुवांशिक पदार्थ यानी कि उलझे हुए धागों की बिखरी संरचना दिखाई पड़ रही है, वो क्या है, उसके हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, उसे हम न्यूक्लियस नहीं कहते, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और बिखरे हुए क्या हैं, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स, है ना। तो ये स्ट्रक्चर से कम आप 10 पॉइंट ऐसे हैं जो बिना पढ़े खाली डायग्राम को याद करके, डायग्राम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप उसके बीच का अंतर जो है वो आपके दिमाग में लर्न हो जाएगा। अब बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है बच्चों किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनके ये कहाँ किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आपके प्रोटिस्ट्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में। किस में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक्स में। यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल आपका पाई जाती हैं प्रोटिस्ट्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में। यूकैरियोटिक सेल्स में एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, और किसके कारण होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के प्रेजेंस के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग कमरों वाली व्यवस्था होती है ना। वो क्यों होती है, क्योंकि कोशिकांग जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग होते हैं। इनमें यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो ऐसा, उनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर एनवलप भी प्रेजेंट होता है ना। इसको सभी बच्चे नोट करते चलेंगे फटाफट अपने साथ।
यूकैरियोटिक सेल्स के पास वैरायटी होती है किसकी, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स की। यूकैरियोटिक सेल्स, कल के सेशन में हमने बात करी थी ना कि अमीर और गरीब को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। गरीब जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और अमीर जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे गरीब अमीरों के पास बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। उसके अलावा इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, किसमें, क्रोमोसोम्स के रूप में, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के रूप में जेनेटिक मटेरियल, इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो न्यूक्लियोइड के रूप में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उनका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, मतलब उसमें क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी के सभी आइडेंटिकल नहीं होती, सभी के सभी एक समान नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, वैरायटी होती है उसमें। ठीक है, ये पॉइंट्स आप सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। प्लांट्स और एनिमल सेल्स का एक अलग ही टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है। यूकैरियोटिक में आपका प्लांट सेल्स भी आती हैं, एनिमल सेल्स भी आती हैं। तो प्लांट और एनिमल सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, किसके आधार पे, सेल वॉल किसमें पाई जाती है, आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है पर एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती है। प्लास्टिड्स किसमें होते हैं, आपका प्लांट सेल में पाए जाते हैं पर एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो ये वैक्यूल्स होते हैं ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो एनिमल सेल्स में क्या पाया जाता है ऐसा जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो प्लांट सेल में ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है जो ऑलमोस्ट प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। तो प्लांट सेल्स में क्या क्या चीजें हैं, सेल वॉल है, प्लास्टिड्स है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। लेकिन एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रियोल्स हैं जो प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आई होप सभी बच्चे ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन यानी कि हम कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या उसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। अगर हम कहीं ऐसा लिखा हुआ पाते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम समझ जाएंगे कि हम सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अगर कहीं पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मेंशन है तो भी हम समझ जाएंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन की ही बात हो रही है। इसको हम हिस्टोरिकली अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें तो इसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इतिहास में मतलब उस समय पे इसे हम क्या कहते थे, प्लाज्मा लेमा कहते थे। ये हम उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते थे। ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो सेपरेट करती है सभी कोशिकाओं के इंटीरियर को आउटसाइड के एनवायरनमेंट से, यानी अंदर के वातावरण को बाहर के वातावरण से अलग करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करती है ना। ये इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो लिपिड का कंपोनेंट है और ये दोनों फास्फोलिपिड्स के बीच में होते हैं और उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं अलग अलग टेम्परेचर से। पहले ही पॉइंट पे आपने जाना कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाहर के वातावरण से अंदर के वातावरण की में अंतर क्रिएट करती है, यानी कि अंदर का बचा के रखती है, बाहर वाले का असर उस पर नहीं होने देती। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं
और दैट ग्रो अक्रॉस द मेम्ब्रेन सर्विंग एज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स, है ना। एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक कोई ट्रांसपोर्ट करना है तो वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं दैट लूजली अटैच टू द आउटर पेरिफेरल साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एक्टिंग एज एंजाइम्स शेपिंग द सेल। कोशिका को आकार देते समय पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं वो आउटर प्रोटीन आउटर साइड की तरफ होती हैं। और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज को कंट्रोल करती है, मूवमेंट को, सब्सटेंसेस के मूवमेंट को सेल से इन और आउट होने में कंट्रोल करती है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स। अब इसके बारे में बहुत ब्रीफ में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो अनचाही चीज को अंदर बाहर नहीं आने देती अपनी इच्छा अनुसार। मतलब सेल जब चाहती है तो वो कैसी होती है, वर्णात्मक पारगम में होती है, और जो चाहती है वही इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। वही मैं आपको बताई थी कि वर्णात्मक पारगम में झिल्ली होती है ना, चयनात्मक पारगम में झिल्ली होती है, और जो चाहती है उसी आयन को अंदर बाहर होने देती है, जो नहीं चाहती उसको अंदर बाहर नहीं होने देती। मतलब अगर ऐसे टॉक्सिक मटेरियल को अंदर आने देगी तब तो हर सेल जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए उसके पास ये पावर होती है, वो चाहती है तभी एंटर होने देती, तो किसी भी टॉक्सिक मटेरियल को एंटर नहीं होने देती। सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं सेलुलर प्रोसेसेस में, जैसे सेल के अधेशन में, आयन कंडक्टिविटी में, और सेल के सिग्नलिंग में। ये 3 पॉइंट्स सभी बच्चे नोट कर लेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये इन्वॉल्व होती है सेलुलर प्रोसेसेस में। अलग अलग कोशिकीय जो प्रकार्य होते हैं, प्रोसेसेस जो से कोशिकीय कार्य होते हैं, उनमें ये इन्वॉल्व होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सभी बच्चे देख रहे हैं कुछ ऐसा होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें आपका सेल के बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल मेम्ब्रेन भी आप देख रहे हैं, लिपिड की बाय लेयर होती है, लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की उसमें चेन होती है, प्रोटीन्स भी उसमें होते हैं, प्रोटीन का चैनल होता है, और ये इनसाइड ऑफ सेल यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ ये संरचना होती है। ये सेल मेम्ब्रेन का आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इस मॉडल में आपने देखा था। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स सभी बच्चे नोट कर लेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया है ना। इसमें मनुष्य की जो आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन थी उस पर केमिकल स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है ना। इन स्टडीज के बाद ही पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं ये लिपिड्स की बनी हुई होती हैं, और लिपिड की बाई लेयर में रहते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे लिपिड की बाई लेयर आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली, है ना। तो ये 1950 के बाद पता चला, यानी कि बहुत पुरानी खोज नहीं है ये, हमारी आजादी के बाद ये खोजा गया था कि लिपिड की बाई लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन्स पे, ठीक है। लिपिड में जो ये मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से अरेंज होती है कि बाहर की ओर इनका पोलर हेड होता है और अंदर की तरफ जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है। पोलर हेड यहाँ पे ये गोल गोल जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये पोलर हेड है, और ये अंदर की तरफ टेल है ना। तो ये इसी तरीके से अरेंज होती है, नीचे वाले की टेल ऊपर की साइड और ऊपर वाले की टेल आपको नीचे की साइड दिखाई पड़ेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई जो नॉन पोलर टेल है एक्वस एनवायरनमेंट से ये प्रोटेक्ट रहती है, इसके बीच में स्पेस नहीं होता है ना। तो अंदर जो एक्वस एनवायरनमेंट से ये प्रोटेक्ट रहती है ना। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, बाद में क्या हुआ, बायोकेमिकल खोज हुई और उससे ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है।
तो आज की क्लास में सेल के बारे में आपने काफी कुछ जाना। यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाने वाली सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात करी। ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसके बारे में हम अगले सेशन में बात कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।